कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया से होंगे। आज मैं आपका वेलकम करता हूँ हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्प्रिंटेड लर्निंग में, जिसमें मैं दीपक खुराना आपको क्लास 10th का चैप्टर 2 कंटिन्यू करवा रहा हूँ। क्लास 10th चैप्टर 2, जैसा कि मैं इसका आज आपको लेक्चर नंबर 3 करवाऊंगा। आज मेरा ये लेक्चर नंबर 3 है इस चैप्टर का। इससे पहले ऑब्वियस है कि ये लेक्चर 3 है, तो मैं लेक्चर 1 और 2 आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले बिल्कुल छोटी सी वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया था कि एसिड बेसिस और सोल्ट्स क्या होते हैं। इसमें इंट्रोडक्शन दिया था मैंने आपको। इसके साथ जब मेरी सेकंड वीडियो थी, सेकंड वीडियो में मैंने आपको इंडिकेटर्स के बारे में बताया था कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स कितने टाइप्स के होते हैं, इंडिकेटर्स कैसे काम करते हैं हमारी केमिस्ट्री में। आज का काम जो है, आज का जो लेक्चर है, बहुत ही बढ़िया लेक्चर रहेगा। कुछ ऑब्वियस है कि देखो, अभी के लेवल पे कुछ क्रैम तो करना ही पड़ता है, बाकी काफी चीजें हैं जो आज हमारे को समझने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी। काफी कुछ सीखने को मिलेगा आज के लेक्चर से भी। आज का लेक्चर, जैसा कि आप सब ने थंबनेल देखा होगा, आज का जो लेक्चर है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। हमने यहाँ पे मेन बात जो करनी है वो केमिकल प्रॉपर्टीज पे बात करनी है कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है एसिड्स की, कैसे हम केमिकली डिफाइन करते हैं एसिड्स को। उससे पहले दो तीन छोटी छोटी बातें बताऊंगा, वो भी जरूरी हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टीज में ही आएंगी। सबसे पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था कि जो एसिड्स होते हैं, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। बेटा जी, वही अगेन मैं प्रॉपर एक सीक्वेंस में काम करवा रहा हूँ। चाहे कोई भी चैप्टर है, चाहे वो फिजिक्स है या केमिस्ट्री, जो भी अब तक मैं आपको करवा रहा हूँ, एक सीक्वेंस में आपको लेक्चर प्रोवाइड हो रहे हैं। एक सीक्वेंस में ही आपने कॉपी, एक नोटबुक, जो जो भी आपने बनानी है, जैसा भी आपके नोट्स है आपने प्रिपेयर करने हैं, तो उसी सीक्वेंस में बेटा जी आप प्रिपेयर करते रहें। ठीक है। एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, ये बात मेरी फर्स्ट लेक्चर में हुई थी। ये मेरी बात फर्स्ट लेक्चर में हुई थी, मैंने आपको इसको मेंशन कर दिया। यही बात मैंने आपको समझाई थी कि जो एसिड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? जो चीज खट्टी है वो एसिड है। इसके मैंने एग्जांपल दिए थे। इसके लिए आप पहली वीडियो कंप्लीट देख लें, सेकंड वीडियो देख लें। ठीक है। सेकंड वीडियो मैंने आपको क्या बताया, सेकंड प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई, एसिड्स क्या करते हैं। एसिड्स क्या करते हैं? एसिड्स ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं। इसको आप लिख सकते हो कि जो एसिड्स होते हैं कन्वर्ट ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस। ब्लू से जो रेड है, ब्लू टू रेड, जो हमारे पास जो चेंज आता है, ये हमारे पास क्या होता है, ये जो को करते हैं ये एसिड्स करते हैं। और ये जो बात थी मेरी, ये थी सार सेकंड लेक्चर का। यानी कि जो फर्स्ट पॉइंट था वो फर्स्ट लेक्चर था, जो सेकंड पॉइंट है ये सेकंड लेक्चर है। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? सेकंड लेक्चर में सिर्फ लिटमस की बात करी है मैंने यहाँ पे। उसके अलावा सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ सारे सेकंड लेक्चर में मैंने यही चीज बताई है, और भी इंडिकेटर्स के बारे में बताया है। वो सारा आप सारा जाके देख सकते हो, सारे लेक्चर को आप देख सकते हो। अभी सिर्फ मोटी मोटी बात बताई जा रही है कि एसिड्स सोरिन टेस्ट होते हैं, एसिड्स ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद आती है थर्ड पॉइंट। यहाँ से अब आपका नया काम शुरू होगा। ये मैंने अब तक आपको नहीं डिस्कस किया है। ये जो थर्ड पॉइंट हमारे पास है, इसको आप ध्यान से समझेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। अभी सिर्फ आपको पॉइंट समझा रहा हूँ, उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। किस टाइप का क्वेश्चन आएगा वो आने वाली फर्दर लेक्चर्स में मैं आपको दूंगा। उस फर्दर क्वेश्चन जब मैं आपको करवाऊंगा तब बताऊंगा कि ये चीज कहाँ काम आने वाली है। ये बहुत ही ज्यादा मेन पॉइंट है। इसको आप पूरी तरह से कंप्लीट वे में समझेंगे, अच्छी तरह समझेंगे। देखें पॉइंट क्या, वो देखें। कहता है एसिड्स गिव H पॉजिटिव आयंस ऑन डिसॉल्विंग इन aqueous सॉल्यूशन। इस बात को आपने लिख लिया होगा। बहुत मेन पॉइंट बता रहा हूं बेटा जी, हर पॉइंट मेन होगा, हर पॉइंट का एक्सप्लेनेशन प्रॉपर दूंगा।
काम वही मैंने आपको बताया, चाहे 5 मिनट लेट कवर होगा, लेट खत्म होगा, लेट लेक्चर खत्म होगा, लेकिन 101% मेरी श्योरिटी आपको समझ में आएगा। एक लेक्चर की जगह 2 लेक्चर में काम डिवाइड कर दूंगा, लेकिन समझ में आना वो कंपलसरी है। ये कंपल्शन नहीं है कि हमने लेक्चर 15 मिनट ही बनाना है, 20 मिनट ही बनाना है, या 25 मिनट का बनाना है। इतनी बात समझ में आनी चाहिए आपको। देखो, मैंने आपको एक लाइन लिखी, इसको आप लिखेंगे अपनी कॉपी में, नोटबुक में, कि एसिड्स गिव H पॉजिटिव आयंस ऑन डिसॉल्विंग इन एक्वस सॉल्यूशन। सबसे पहली बात तो यहां मैंने एक्वस लिखा। एक्वस का मतलब होता है वाटर, यानी कि कहने का मतलब क्या है, कहता है किसी भी एसिड को मैं यहां लिख देता हूं, ये कहता है किसी भी एसिड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो एसिड्स H पॉजिटिव आयंस रिलीज करते हैं। ये सारी बात का सार है। अब इस बात को भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, ये तो सिर्फ लिखी है मैंने अभी तक बात। अब यहाँ पे कुछ बच्चे क्या कह सकते हैं, कुछ बच्चे जो अच्छे बच्चे हैं, जो समझ सकते हैं बात को, वो कहेंगे यहाँ मैंने वाटर ही क्यों लिखा, क्या सोल्यूशन और कोई नहीं हो सकता? बेटा हो सकता है। जनरली हम एक्वा सोल्यूशन की बात ही करते हैं डाइल्यूशन के टाइम पे, या यूं कहूं कि जब किसी चीज को डिसोल्व करवाया जाता है तो हमारे पास सबसे जो कॉमन चीज है वो है वाटर। उसके अलावा हमारे पास और भी पोलर सॉल्वेंट्स हो सकते हैं, लेकिन मैं उसके ऊपर भी बात नहीं करूंगा, क्योंकि हमारा लेवल जो है 10th लेवल है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग बात करूंगा। या हमने एक्वा सॉल्यूशंस की बात करनी है, वाटर की बात ही करनी है। इतनी बात समझ में आ रही है? अब मेन पॉइंट को आप समझिए, जो मैं चीज समझाना चाह रहा हूं आपको। कहता है एसिड्स को जब एसिड्स को पानी में डिसोल्व करवाया गया जब एसिड्स को पानी में डिसोल्व करवाया गया, तो वो अपना H पॉजिटिव आयंस रिलीज करते हैं। देखिए कैसे, इस पॉइंट को नोट कर लिया होगा बेटा जी। ये पॉइंट इतना मेन पॉइंट है, जब मैं इसके क्वेश्चंस करवाऊंगा ना आपको, जो आपको क्वेश्चन देखने को करने को मिलेगा, इस पॉइंट के ऊपर मैं कम से कम भी आपको 4 से 5 क्वेश्चन करवाऊंगा, और उसमें से एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको कम से कम भी एक क्वेश्चन। पूरी पूरी उम्मीद है मुझे। देखें आगे। जैसे आप एसिड्स का कोई भी एग्जाम्पल दो मुझे, आप जो भी आपको समझ में आ रहा हो। आपको समझ में क्या आ सकता है? आपको समझ में आ सकता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपको समझ में आ सकता है HNO3, नाइट्रिक एसिड। आपको समझ में आ सकता है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। आपको समझ में आ सकता है इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड बोल देते हैं इसको, एसिटिक एसिड भी बोल देते हैं, विनेगर में यूज होता है, दोनों ही नेम है इसके। वो आगे समझाऊंगा, आगे की बातें हैं वो सारी। तो मान लो आपके दिमाग में से कोई एसिड्स आ गए, सारे एसिड्स हैं, सुने हुए एसिड्स हैं। अब कहता है कि मैंने मान लो इन एसिड्स को एक एक करके सभी को पानी में डिसोल्व कर दिया, मैंने यहाँ पानी लिख दिया, इन सभी को पानी में डाल दिया गया है। तो ये क्या होगा, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में टूट जाएंगे, या डिसोसिएशन होगा, ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में टूट जाएंगे। इसका कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस क्या है? H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। इसका कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस क्या है? H पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव। इसमें दो H हैं, H2H पॉजिटिव प्लस में SO4 2 नेगेटिव। इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस क्या है? ये यहां से टूटता है। ये सारा बताऊंगा मैं, कार्बोनेट्स कंपाउंड चैप्टर आएगा, चैप्टर 4 सेकंड टर्म में जो आता है, उसमें समझाया जाएगा सारे कार्बन के कंपाउंड्स को। अभी सिर्फ आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। तो कहने का मतलब क्या है, जो चीज अप एसिड का मतलब ही यही होता है, जो एसिड क्या है, सोरिन टेस्ट है, ब्लू टू रेड कन्वर्ट कर दिया। बेसिक अगर हम केमिकली बिहेवियर की बात करें, अगर हम एसिड्स के केमिकल बिहेवियर की बात करें, तो केमिकल बिहेवियर में एसिड्स के केमिकल बिहेवियर की पहली मोस्ट बेसिक, ये मोस्ट बेसिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है, यहीं से सारे चैप्टर की शुरुआत होती है, केमिस्ट्री के केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब तक हमने सोरिन टेस्ट पढ़ा, बिटरिन टेस्ट पढ़ा, ये पढ़ा वो पढ़ा, मतलब एक केमिकल प्रॉपर एक केमिस्ट्री की शुरुआत नहीं थी वो। अब केमिकल बिहेवियर की जो शुरुआत है ना, वो यहीं से हो रही है, कि इनका बिहेवियर हमें याद रखना है। कहता है कि जो एसिड्स होते हैं वो H पॉजिटिव आयंस रिलीज करते हैं ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर। पानी में डालने पे, एक्वा सॉल्यूशन में डालने पे वो क्या दे रहे हैं? H पॉजिटिव आयंस रिलीज कर रहे हैं। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। क्लियर है इतनी बात? चलें आगे। या एक एच हो रहा है, या एक एच है, या दो एच है, या एक एच है, इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। जितने एच रिलीज हो पाएंगे, फाइनाइजेबल होंगे, उतने रिलीज होते हैं ये।
चलते हैं बेटा जी आगे। अब तक मैंने 3 पॉइंट आपको बता दिए, अब बता रहा हूँ फोर्थ पॉइंट, फोर्थ कंसेप्ट जो बता रहा हूँ। इसके अंदर आती है रिएक्शंस। सारी चीज आराम से समझाऊंगा तसल्ली से। किसकी रिएक्शंस पढ़ रहे हैं? एसिड्स की। किसके साथ पढ़ रहे हैं? रिएक्शन विद मेटल्स। बिल्कुल पहले जनरल बात करूंगा, बिल्कुल बेसिक बात करूंगा, फिर थोड़ा सा इसमें जो पॉइंट्स कवर हो सकते हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट कह लो, या मतलब जो भी कंसेप्ट कवर हो सकते हैं कवर करूंगा। सबसे पहले देखेंगे, ये कहता है जब भी कोई भी मेटल और एसिड रिएक्ट करते हैं, जनरल सी बात है, ये क्या बनाते हैं? यहाँ पे सोल्ट बनाते हैं, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। इस पॉइंट को आप पहले तो याद करें, ऐसा कुछ होता है। जब भी मेटल और एसिड रिएक्ट करेंगे तो सोल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। ये पॉइंट आपको याद करना है। इतनी बात समझ में आ रही है? अभी याद कर लो, लेकिन मैं इसको समझाता हूँ कैसे। देखो, हमने मान लो मेटल ले लिया Na, हमने एसिड ले लिया HCl, क्लियर है? हमने मेटल ले लिया Na, एसिड ले लिया HCl, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब इसको आप क्या करो, अब इसको आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के थ्रू सोचो। तो चैप्टर 1 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैंने करवा रखी है, रिएक्टिविटी सीरीज की बात की वही करी थी उसमें। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हो, नहीं प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको चैप्टर फर्स्ट की। कि इसको आप अगर रिएक्शन विद मेटल ना समझ गए, सिंपल सी बात है, आप इसको एसिड और मेटल की रिएक्शन ना समझ के इसको आप कैसे समझ सकते हो? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के थ्रू, जो चैप्टर फर्स्ट की थी। चैप्टर फर्स्ट की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो मैंने आपको करवाई थी, उसके थ्रू अगर इसको आप समझो तो आपको समझ में आएगा। Na इज मोर रिएक्टिव देन H, Na इज मोर रिएक्टिव देन H। ये क्या करेगा? H को डिस्प्लेस कर लेगा, और डिस्प्लेस करके H2 जो है वो रिलीज कर देगा। इसको आप चाहे समझे ऊपर वाले कंसेप्ट से, जो ये मैंने सर्कल कर दिया, मतलब पॉइंट आउट कर दिया आपको ग्रीन कलर में, या तो इसको आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के थ्रू समझे, जैसा भी आपका मन करे इसको आप समझे। अब ऊपर वाली जो मैंने बात लिखी थी, मेटल प्लस एसिड गिव्स यू सोल्ट और हाइड्रोजन गैस, ये आपको पहले क्रैम्प की गई, लेकिन इसको मैंने बाद में कंसेप्चुअली समझाया कि जब भी Na या कोई भी एसिड रिएक्ट कर रहा है तो वो सोल्ट और हाइड्रोजन गैस कैसे रिलीज कर रहा है, ये चीज आपको समझ में आई। ये कंसेप्ट हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो मैंने आपको बताया था चैप्टर फर्स्ट में, वो चीज वहां से आई थी। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? इतनी बात समझ में आ रही है? एक सेकंड। एक सेकंड, एक सेकंड। ये बात आपको समझ में आ रही है? यही बात मैं कर रहा था। चलें बेटा जी आगे। अब तक मैंने आपको जैसे और एग्जांपल देता हूँ, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि मेटल प्लस एसिड गिव्स यू सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। इसका मैंने आपको एग्जांपल दिया, Na प्लस HCl गिव्स यू NaCl प्लस H2। इसको मैंने आपको कहा, समझ सकते हो कि Na ज्यादा रिएक्टिव था H से, इसने क्या किया? डिस्प्लेस किया, और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपके सामने क्लियर हुई। क्लियर है इतनी बात? इसके अलावा हम और एग्जांपल्स भी ले सकते हैं। इसके अलावा हम एग्जांपल कौन से ले सकते हैं? Zn प्लस H2SO4। इसके अलावा हम और कोई एग्जांपल लेना चाहें, मतलब जितने भी एग्जांपल आपके दिमाग में आते हैं, Zn प्लस HCl, जितने एग्जांपल आपके दिमाग में आते हैं आप सारे एग्जांपल्स ले सकते हो। Zn भी ज्यादा रिएक्टिव है, Zn भी ज्यादा रिएक्टिव हाइड्रोजन से। एक चीज और, जो बच्चे रिसेंटली जुड़े हैं, जैसे Zn ज्यादा रिएक्टिव है मैंने बताया अभी H से, इस रिएक्शन को लिखो। मैं एक बात बताता हूँ मैं आपको, एक बात और बताऊंगा आपको। इस पॉइंट को लिख लिया, रिएक्शन को लिख लिया। देखो, जो बच्चे बिल्कुल रिसेंटली जुड़े हैं हमसे, बिल्कुल रिसेंटली जुड़े हैं, तो उन्हें मैं बता दूं, हमने एक टॉपिक किया था
रिएक्टिविटी सीरीज, इसे हम एक्टिविटी सीरीज भी कहते हैं। हमने ये टॉपिक किया था, इसमें मैंने आपको बताया था इसमें क्या होता है, एक अरेंजमेंट होता है। इसमें क्या होता है, एक अरेंजमेंट होता है, किसका, मेटल्स का। क्या है ये, एक अरेंजमेंट होता है किसका, मेटल्स का, जिसमें क्या होता है, जो मेटल्स होते हैं वो अरेंज होते हैं। जो मेटल्स होते हैं वो अरेंज्ड होते हैं। कैसे अरेंज्ड होते हैं, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। इसका मतलब क्या है, जब हम डाउन द सीरीज जाते हैं तो रिएक्टिविटी जो होती है मेटल्स की वो कम हो रही होती है, यानी कि सबसे ऊपर जो मेटल होगा वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा और सबसे नीचे जो मेटल होगा वो सबसे कम रिएक्टिव होगा। एक सीरीज मैंने आपको बताई हुई है, इस सीरीज को मैंने फर्स्ट चैप्टर में बता रखा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी। इस सीरीज की मैंने अलग से वीडियो भी बना रखी है कि कैसे इसको हम याद रख सकते हैं। तो ये सीरीज आपको याद करनी जरूरी है। ये क्यों जरूरी है, वो सिर्फ आपको रिएक्शन के बारे में नहीं बताएगा, बता रहा हूं मैं, आगे देखेंगे इसकी, इसका बहुत जगह। चैप्टर 3 करवाऊंगा तो भी रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी है, चैप्टर 2 है, चैप्टर 1 है, तो रिएक्टिविटी सीरीज आपके लिए कंपलसरी है। इसलिए मैंने इसको याद करने का एक अलग से वीडियो बना रखी है 5-7 मिनट की, जिसको आप याद करने का क्या मेथड है उसको आप देख सकते हो। देखो, इसको मैंने कैसे याद करवा रखा है, देखो, के फॉर केदार, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है। अब मैं जैसे डाउन द सीरीज जा रहा हूँ, इसके बाद ये एलिमेंट्स आएंगे, तो रिएक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। यानी कि इस जो टेंथ है, टेंथ में आपका इतना में काम चल जाएगा लगभग लगभग। यानी कि के जो है आपके सामने, के मीन्स पोटाशियम, ये आपके सिलेबस में, आपकी सीरीज की जितना भी पढ़ना है आपने, ये मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। और मैं यहाँ गोल्ड की बात करूंगा, AU, तो ये आपके पास, इसको आप नोट डाउन कर लें, ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल कह लो, अभी एलिमेंट कह लो। इतनी बात समझ में आ रही है आपको। यानी कि जब मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूँ, ऊपर से नीचे आ रहा हूँ सीरीज में, के से Na, Na से Ca, तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स क्या हो रही है, कम हो रही है। इतनी बात समझ में आ रही है आपको, क्लियर है मेरी बात। और इस टॉपिक को करने से पहले आप जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कवर कर लोगे ना, तो सारी जो रिएक्शंस आएंगी आगे वो भी आराम से समझ में आएंगी, आराम से कवर होंगी। देखें, मैं आपको क्या टॉपिक करवा रहा था, जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल लिया, मैंने एग्जांपल लिया जेड और एच का। जेड देखोगे आप, जेड ये रहा, और एच मैंने सर्कल करा अभी पिंक कलर का। अब जेड और एच में देखोगे, जेड पहले आ रहा है, जेड ज्यादा रिएक्टिव है, जेड ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो इसने क्या किया था, इसने डिस्प्लेस कर दिया था एच को। देखोगे मेरी बात समझ में आ रही है, जेड ज्यादा रिएक्टिव है एच से, तो इसने डिस्प्लेस करके ZnCl2 प्लस में हाइड्रोजन बनाया था। क्लियर है मेरी बात, समझ में आ रही है आपको। अगर मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैं एग्जांपल लेता हूं एच और Cu का, ये देखो मैंने आपके सामने सर्कल कर दिया बड़ा। मान लो मैंने आपको क्वेश्चन दिया, मैंने आपको मान लो क्वेश्चन दिया कि भाई इस कंसेप्ट को पूरा करो। क्वेश्चन क्या आपके सामने, Zn प्लस में H2SO4, Mg, चलो मैं अभी Mg का एग्जांपल नहीं लूंगा, उसको मैं करवाऊंगा आपको चैप्टर 3 में, उसको भी अगर छोड़ते हैं। मैंने आपको एग्जांपल लिया K+H2SO4, मैंने एग्जांपल लिया Cu+H2SO4, ये रिएक्शन मेरे सामने है A, ये रिएक्शन है B, ये रिएक्शन है C। बेटा कुछ अच्छा ही सिखाऊंगा, टेंशन ना लो, आप करते रहो काम को, ठीक है। अच्छा ही सीखने को मिलेगा, बढ़िया सीखने को मिलेगा, नया ही सीखने को कुछ मिलेगा। ये एक रिएक्शन दे दी मैंने A, ये रिएक्शन दे दी मैंने आपको B, ये रिएक्शन दे दी मैंने आपको C। इतनी बात समझ में आ रही है आपको। अब पहली बात तो ये बताओ, कौन सी रिएक्शन होगी कौन सी नहीं होगी। पहला क्वेश्चन तो मैंने आपको बेसिक सा दे दिया, ये रिएक्शन होगी क्योंकि Zn ज्यादा रिएक्टिव है, डिस्प्लेस करेगा। ये रिएक्शन होगी
के ज्यादा रिएक्टिव है, डिस्प्लेस करेगा। ये रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि Cu लेस रिएक्टिव है। Cu कैसा है? लेस रिएक्टिव है देन हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है तो मैंने आपको बताया हुआ है ये H को डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का रूल यही था कि मेटल हाई रिएक्टिव होना चाहिए। Cu की जगह K और Zn था तो ये ज्यादा रिएक्टिव थे, इन्होंने इसको डिस्प्लेस किया, इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव थे। Cu जो है वो कम रिएक्टिव है तो ये इसको डिस्प्लेस कर ही नहीं पाएगा। तो यहां का तो आंसर मेरे पास आएगा नो रिएक्शन। आ रही है मेरी बात समझ में? आ रही है मेरी बात समझ में? अगर मैं आपसे पूछूं ए और बी में, जब सी तो रिएक्शन हो ही नहीं रही, ए और बी में रेट ऑफ रिएक्शन बताओ मुझे आप। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है? किसमें रिएक्शन फास्ट हो रही है या किसमें रिएक्शन स्लो हो रही है, ये भी आप मुझे बता सकते हो। अब आप कहोगे कैसे? रिएक्शन तो हो रही है, क्लियर है, रिएक्शन हो रही है। वो मेरे को पता चल गया क्योंकि रिएक्टिविटी ज्यादा थी, रिएक्टिविटी सीरीज से देखा, ये तो मुझे समझ में आ गया कि जेड एन ज्यादा रिएक्टिव है, के ज्यादा रिएक्टिव है, एच से डिस्प्लेस करेंगे। लेकिन बात यह है कि जेड एन और के में ज्यादा रिएक्टिव कौन है? जेड एन और के में ज्यादा रिएक्टिव कौन है? मैंने अभी आपको बताया था कि आपके सामने लिखी हुई है रिएक्टिविटी सीरीज, के ज्यादा रिएक्टिव है, ये ज्यादा रिएक्टिव है, तो के का रेट ऑफ रिएक्शन की बी रिएक्शन जो है ये फास्ट होने वाली है एज कंपेयर टू जेड एन। ये रिएक्शन का कंपेयर करूंगा तो ये स्लो रहेगी एज कंपेयर टू के। ये बात समझ में आ रही है? आपसे रेट ऑफ रिएक्शन में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपसे रेट ऑफ रिएक्शन में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपसे कहेगा कि दो तीन रिएक्शन दे दी या दो रिएक्शन दे दी, कहेगा ज्यादा मोस्ट वाइग्रस रिएक्शन किसमें है, किसमें ज्यादा हीट रिलीज होगी। क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्सोथर्मिक नेचर की होती है, ये मैंने आपको पॉइंट बताया हुआ है, मेरे नोट्स में मैं आपको दूंगा, उसमें भी आपको मेंशन मिलेगा कि दीज आर एक्सोथर्मिक इन नेचर, एक्सोथर्मिक नेचर की हैं। तो आपसे पूछ लेगा कि कौन सी रिएक्शन, दो रिएक्शन दे देगा, तीन रिएक्शन दे देगा, आपसे पूछेगा मोस्ट वाइग्रस रिएक्शन कौन सी है, मोस्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी है, किस रिएक्शन में सबसे ज्यादा हीट रिलीज होगी। यानी कि जहां रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, जहां अट्रैक्शन ऑब्वियस है कि जहां रिएक्टिविटी ज्यादा, उसका रेट ज्यादा, उसके अंदर वाइग्रस रिएक्शन होगी, हीट ज्यादा रिलीज होगी। और वो रिएक्शन कौन सी है हमारे सामने? वो रिएक्शन हमारे सामने है बी, यानी कि पोटाशियम वाली। कंप्लीट डिटेल दी है मेटल और एसिड कैसे रिएक्ट करते हैं। इतनी बात क्लियर है? चल सकता हूं मैं आगे? बिल्कुल चल सकता हूं। चलिए देखें। अब मेरी बात जो आती है, अब जो मेरा कंसेप्ट आता है, मैंने आपको अब तक बताया सोरिन टेस्ट, अब तक मैंने आपको बताया ब्लू लिटमस टू रेड, अब तक मैंने आपको बताया रिलीज एच पॉजिटिव आयंस, अब तक मैंने आपको बताया मेटल और एसिड की रिएक्शन। इतनी बात समझ में आ रही है? ये चार बातें बिल्कुल क्लियर हैं तो हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप कहोगे जी हम तो कुछ बता ही नहीं रहे, आप अपने आप चल रहे हो। बेटा जी उम्मीद तो कर रहा हूँ कि अच्छी तरह समझा पा रहा हूँ, समझ में आ भी रहा होगा, जो बच्चे मन लगा के पढ़ रहे हैं उनको समझ में आ रहा होगा, इतनी बात तो मैं जानता हूँ। फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं कुछ ना कुछ नए एग्जाम्पल अगली वीडियोस में दे दूंगा आपको, नई वीडियो बना दूंगा कुछ ना कुछ। चलो देखते हैं अब आगे नेक्स्ट रिएक्शन क्या होने वाली है। नेक्स्ट रिएक्शन है, आसान सी करवा देता हूं चलो मैं भी एक बार। ये कहता है कि रिएक्शन विद बेसिस। किसकी रिएक्शन पढ़ रहे हैं? एसिड्स की। यानी कि जब भी एसिड्स और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? अब इसको आप याद करोगे, सोल्ट और वाटर। सोल्ट और वाटर, इसको अभी जैसे पहली रिएक्शन मैंने आपको बताई, इसको आप पहले लिखोगे। स्टेटमेंट आप अपने आप लिख सकते हो कि व्हेन एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट टुगेदर दे फॉर्म सोल्ट एंड वाटर। क्लियर है मेरी बात? इसको छोड़ दो अभी आप स्टेटमेंट्स को, मेन कंसेप्ट फोकस करो। नहीं तो मैं ऐसा पॉइंट टू पॉइंट इसमें लिखवाने लग गया, सारी रिएक्शन से पूरी होंगी जाके 1 घंटे के लेक्चर में, इतना आप देखोगे नहीं, बोर हो जाओगे। एसिड्स एंड बेसिस सोल्ट और वाटर देते हैं। अब इसको रिएक्शन को लिख लिया। अब इस रिएक्शन को भी मैं पढ़ा चुका हूँ फर्स्ट चैप्टर में, आप कहोगे सारा कुछ ही पढ़ा दिया आपने तो, हम इसमें क्या पढ़े? बेटा जी चेन है केमिस्ट्री, आप चाहे 12th भी कर लोगे, 11th में भी कर लोगे, चाहे डिग्री में भी करोगे ना, केमिस्ट्री की शुरुआत जो है ना आपकी 9th जो स्टैंडर्ड से जनरली जो आप पढ़ रहे हो, ये सारा मिक्सअप होकर आपके सामने आएगा, एक लेवल बढ़ता जाएगा टॉपिक का, चीजें सारी ऐसे ही घूमती आएंगी आपके सामने। आ रही है मेरी बात समझ में? चलो आगे देखो। एसिड्स प्लस बेसिस गिव्स यू सॉल्ट एंड वाटर। मैं इसका पहले एग्जांपल लेता हूं।
मैंने पहले बेस लिख लिया, चलो जनरल वे में बेस, इस रिएक्शन को बेस पर लिखते हैं। अब इसमें आप कहता है NaCl प्लस H2O। अब ये रिएक्शन आपके सामने है। इसको आप कैसे याद कर सकते हो? इसको आप कर सकते हो ऐसे भी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के से भी याद कर सकते हो। Na ने यहाँ H को रिप्लेस किया, H यहाँ पे आ गया, H और OH ने क्या बना दिया? H2O। और Na और Cl ने क्या बना दिया? NaCl। क्यों? Na ज्यादा रिएक्टिव था H से, अभी पीछे बताया। Na ज्यादा रिएक्टिव है H से, तो Na क्या करेगा, मैं दोबारा बताता हूँ। देखो ये रिएक्शन आपके सामने थी, मैं इसको कलर चेंज करता हूँ। Na ज्यादा रिएक्टिव है H से, मैंने एरो दिया, ये डिस्प्लेस करेगा H को, NaCl। अब जो बेचारा यहाँ से H पॉजिटिव निकला है और यहाँ से OH नेगेटिव जो है, ये इसके साथ रिएक्ट कर देगा, और H पॉजिटिव और OH नेगेटिव ये क्या बना लेंगे मिलके? H2O। इसको आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से याद रख सकते हो, डबल डिस्प्लेसमेंट, सॉरी। ये इसका चैप्टर फर्स्ट में करवाया था। इसके अलावा जब भी जब भी ऐसी रिएक्शन आपके सामने आएगी, कहता है जब भी एसिड्स, अभी एसिड लिख लेते हैं चलो, और बेस जब भी रिएक्ट करेंगे, ये सोल्ट और वाटर बनाएंगे। ये एक रिएक्शन मैंने आपको दी, इसे हम एक नया नाम भी देते हैं इस पर्टिकुलर केस में, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें एसिड अपना इफेक्ट लूज करता है, बेस अपना इफेक्ट लूज करता है, सोल्ट न्यूट्रल बनाता है और वाटर न्यूट्रल हो ही गया, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहलाती है। ये एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दे रहे हैं, यानी कि यहाँ पे H पॉजिटिव था, बेस का OH नेगेटिव आता है, जो बताऊंगा मैं आगे। इन्होंने मिलकर क्या बना लिया? H2O बना लिया, न्यूट्रलाइज कर दिया पॉजिटिव नेगेटिव आपस के इफेक्ट को, तो इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ये थी मेरी फिफ्थ प्रॉपर्टी। अब मैं जा रहा हूँ सिक्स पॉइंट पे, सिक्स रिएक्शन कह लो, सिक्स पॉइंट कह लो, इसके ऊपर मैं कवर करूंगा अपनी बात को। अब आगे क्या कहता है, इसी से मिलता जुलता एक चीज और बता दूं, कर लो। रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड्स। वैसे तो मेटल ऑक्साइड्स को हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, ये रिएक्शन में यहाँ पे यूज है तो मेरे को बताना पड़ेगा थोड़ा बहुत इसके बारे में। मेटल ऑक्साइड्स के एग्जांपल दो, मेटल साथ में ऑक्साइड, मेटल साथ में ऑक्साइड, मेटल साथ में ऑक्साइड, मेटल साथ में ऑक्साइड, मेटल साथ में ऑक्साइड। कितने भी एक साइड पकड़ लो, कितने ही मेटल पकड़ लो, थोड़े हैं। जितना तुम्हारा मन करे मेटल साथ ऑक्साइड, मेटल के साथ ऑक्साइड, जितना तुम्हारा मन करे उतने एग्जांपल पकड़ लो, ये लो जी। मेरी बात समझ में आ गई आपको? यानी कि मेटल के साथ ऑक्सीजन मिलेगा तो उसको बोलते हैं मेटल ऑक्साइड्स। पहली बात तो ये क्लियर हो, नाम जब जुड़ा हुआ है मेटल ऑक्साइड्स, यानी कि मेटल के साथ ऑक्सीजन, मेटल की पहचान आपको पता है बेटा जी। इससे ज्यादा बेसिक और क्या करवाऊंगा, इससे ज्यादा बेसिक और क्या करवाऊंगा इसके अलावा? अब आप कहोगे, अब ये क्वेश्चन मेरे सामने अगर आप रखते हो तो बेटा जी मैं इसका भी जवाब दूंगा आपको, इसका भी जवाब दूंगा। अब आप कहोगे जिसके साथ टू आया, Na2 आया, या Mg अकेला आया, या Zn अकेला आया, या K2 आया, या C अकेला आया, बेटा जी ये डिपेंड करता था केमिकल फॉर्मूले पे, वैलेंसी पे। ये इसके केमिकल फॉर्मूले पे डिपेंड करता था कि टू आएगा या वन आएगा। इसकी भी मैं आपको अलग वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, वो भी आपको अलग मिल जाएगी। अगर जिन बच्चों ने नाइन्थ क्लास में चैप्टर 3 में केमिकल फॉर्मूले नहीं पता, जिनको बनाने आते अभी भी, करे होंगे भूल गए, नहीं भी करे होंगे तो भी कोई इशू नहीं है, इसकी भी वीडियो आपको अलग से मिल जाएगी। आ रही है मेरी बात समझ में? सिर्फ टेंथ वालों के लिए स्पेशली, वो नाइन्थ के लिए नहीं रहेगी, टेंथ के लिए स्पेशली मैं प्रॉपर केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं उसकी वीडियो भी मैं आपको दूंगा। आप उसको जाके देख सकते हो, टेंथ में काम आएगी, क्योंकि बैलेंसिंग ये चीजें, रिएक्शन बनाना करना जब ही हो पाएगा जब आपको केमिकल फॉर्मूले बनाने आते हो। चलो मेरा मेन मोटिव अभी क्या है, जब भी मेटल के साथ ऑक्सीजन मिलेगी उन्हें मेटल ऑक्साइड कहते हैं, और मेटल ऑक्साइड के मैंने आपको सारे एग्जाम्पल दे दिए। अब बात क्या है, मैं क्यों सारी रामायण कर रहा हूँ ये वाली, उसका भी कारण है। देखो, मेटल ऑक्साइड्स, अभी आप ध्यान रखेंगे, मैं आगे मेटल के चैप्टर में प्रूव करूंगा इस बात को।
अभी आप ध्यान रखेंगे जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जनरली बेसिक इन नेचर होते हैं, यानी कि मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, बेसिक। मेटल ऑक्साइड्स का नेचर कैसा है, बेसिक। देखें, अब रिएक्शन किसकी कर रहा हूं, दिमाग लगाओ थोड़ा सा एक बार। रिएक्शन किसकी कर रहा हूं, चेन बनाओ, सर्कल बनाओ, पूरा कहानी बनाओ इसकी। रिएक्शन कर रहा हूं किसकी, एसिड्स की। किसके साथ कर रहा हूं, मेटल ऑक्साइड्स के साथ। रिएक्शन है एसिड की, रिएक्शन है मेटल ऑक्साइड के साथ। और मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, अभी ऊपर बताया, बेसिक। कैसा है, बेसिक। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं, इनडायरेक्ट में बात करूं या डायरेक्ट बात ही कर लूं, कि मैंने एसिड्स को इनडायरेक्ट में किससे रिएक्ट करवाना है, बेसिस से ही तो रिएक्ट करवाना है। मेरी बात समझ में आ रही है, घुसी कुछ दिमाग में। रिएक्शन है कि मेटल ऑक्साइड्स और एसिड की रिएक्शन, और मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा है, बेसिक इन नेचर होते हैं, मैंने अभी आपको बताया। यानी कि एक तरह से मैं बात करूं, मैंने बेस और एसिड को तो आपस में रिएक्ट करवाना है, और जब बेस और एसिड रिएक्ट होते हैं तो क्या बनाते हैं, सोल्ट प्लस में वाटर। एग्जाम्पल पकड़ लो। अब आप ऐसे तो मानोगे नहीं, एग्जाम्पल लेके ही मानोगे। एग्जाम्पल है मेटल ऑक्साइड का, मान लो Na2O। ठीक है, गलत तो नहीं लिखा कुछ भी। इसके साथ बेसिक से एसिड ले लो, HCl, सबसे बेसिक एग्जाम्पल है। NaH को डिस्प्लेस कर रहा है। ओहो, मैंने HCl दोबारा लिख दिया, ज्यादा एक्साइटेड हो गया मैं, बिल्कुल सॉरी। NaCl। अब मेरे को ये मत कहने लग जाना यहाँ Na2 थे या Na1 हो गए, ये बेसिक सी बात मत करना। ये बैलेंसिंग करनी है बेटा जी आपने, क्योंकि Na और Cl 1 उनकी रेशियो में तो कंबाइन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन लिया, एक लिया। बैलेंसिंग का खेल ही जब तो आया था मेरे सामने। बैलेंस कर लेना, बैलेंसिंग हो जाएगी। इसके अलावा कुछ और जो तुम्हारा मन करे वो एग्जाम्पल ले लो तुम। तुम्हारा मन कर रहा है ZNO लेने का, ZNO ले लो। तुम्हारा मन कर रहा है कुछ भी लेने का, ZnCl2 प्लस में H2O। ये सोल्ट है, ये वाटर है, ये सोल्ट है, ये वाटर है। यानी कि जब भी मेटल ऑक्साइड्स, रिएक्शन लिख ली होगी आपने आई थिंक बेटा जी। एक सेकंड अब आराम से करते हैं, पहले भी स्क्रीन चली गई थी। मेटल ऑक्साइड्स यानी कि एसिड के साथ क्या रिएक्शन देते हैं, क्या कर रहा हूं मैं, स्पेलिंग कहां से गलत कर रहा हूं। तो ये क्या बनाते हैं, सोल्ट प्लस में वाटर। और जो किसकी रिएक्शन थी, बेस और एसिड की, सोल्ट प्लस में वाटर। ये दोनों बातें समझ में आनी चाहिए। आ रही है मेरी बात समझ में। ये मेरा था आई थिंक सिक्स पॉइंट, सोरिन टेस्ट, रेड टू ब्लू टू रेड, एच पॉजिटिव आयंस, मेटल और एसिड की रिएक्शन, मेटल और एसिड और बेस की रिएक्शन, मेटल ऑक्साइड और एसिड की रिएक्शन। सिक्स पॉइंट कवर कर चुका हूँ। नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास जो आ रहा है वो क्या है, ये भी मेन है, इसके ऊपर भी एप्लीकेशन आएगी, ध्यान रखना। जब क्वेश्चन करवाऊंगा ना, सारी बातें याद करवाऊंगा, ध्यान रखना। अभी सिर्फ कंसेप्ट चल रहे हैं। अभी पेपर में ऐसा नहीं कहेगा ये कर दो, रिएक्शन लिख दो। चांसेस है रिएक्शन आने के, कब कंप्लीट द रिएक्शन, हाफ रिएक्शन देगा, कंप्लीट करो। कंसेप्ट पता होना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चंस बनेंगे, ये क्वेश्चंस यूज होंगे। वो तब जब समझ में आएगा, जब ये चीज पता हो कि वो रिएक्ट होके क्या बना रहे थे, रिएक्ट होके क्या बन रहा था। अब मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ ना, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। मतलब हर चीज एक पॉइंट का आपको क्लियर होना चाहिए। देखो अभी मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा, लेक्चर लंबा हो रहा है। देखें इसके अंदर कहता है रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स या मेटल बाइकार्बोनेट्स। मेटल कार्बोनेट्स या मेटल बाइकार्बोनेट्स, दोनों तरह के रिएक्शन, एक ही तरह के रिएक्शन, जो दोनों तरह के जो ये कंसेप्ट्स हैं, कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स, ये एक ही तरह से रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ। पहली बात तो मुझे ये पता हो कि मेटल कार्बोनेट्स क्या होते हैं और मेटल बाइकार्बोनेट्स क्या होते हैं। बच्चों को यहाँ भी कंफ्यूजन रहती है, मैं क्लियर करूंगा हर बात।
मेटल कार्बोनेट, मेटल लिख लिया मैंने Na, कार्बोनेट का मतलब है ये CO3, जैसे Na2CO3, CaCO3, ये है मेटल के कार्बोनेट्स। ये क्या है? मेटल कार्बोनेट्स, यानी कि जिसके पीछे CO3 टू नेगेटिव के साथ कंबाइनेशन हो फॉर्मूले में, तो इसे बोलते हैं कार्बोनेट्स। जैसे Na के ऊपर पॉजिटिव होता था, CO3 के ऊपर टू नेगेटिव, 1 और 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, Na2CO3 बनता था। क्लियर है मेरी बात? ऐसे ही Ca के ऊपर 2 पॉजिटिव, CO3 के ऊपर 2 पॉजिटिव, रेशो इक्वलेंट होती थी तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वलेंट से कर देते थे, क्या 2 से करके, कोई 2 कॉमन हो गया तो CaCO3, तो यही कॉमन कर देते थे, यहाँ कॉमन कर दो, तो यानी कि हमारे पास क्या बन रहा है? मेटल कार्बोनेट्स के फॉर्मूले बन रहे हैं। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? तो ये मेटल कार्बोनेट्स हैं। मैंने आपको दो चीजें बतानी है, थोड़ा सा जल्दी इसलिए कर रहा हूँ, लेक्चर बहुत ज्यादा लेंथी ना हो जाए कि आप उसे ओपन ही ना करें। Na2CO3, CaCO3, ये तो है मेटल कार्बोनेट्स। क्लियर है? एक है मेटल, तुम्हारा टाइम तो बहुत कीमती है ना? तुम्हें चाहिए छोटे छोटे लेक्चर, पॉइंट पॉइंट फटाफट बताओ और निकल जाओ, है ना? बच्चों को पता नहीं खुशी क्या होती है ऐसे लेक्चर्स देखने की। बिल्कुल 10 मिनट का लेक्चर हो, बस ये सोचो हाँ 10 मिनट का लेक्चर ना, फिर चला लो, तो 10 मिनट तो हम देख लेंगे। यही 20-25 मिनट का लेक्चर हो, आधे घंटे का लेक्चर हो, बढ़िया चीज समझा रखी हो, वो देखनी देखने, मतलब चलो छोड़ो। मेटल बाइकार्बोनेट्स, और बाइकार्बोनेट्स का एक नाम और होता है हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। ये 9th में की गई टर्म्स है। मेटल बाइकार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स को हम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स भी बोलते हैं, ध्यान रखना। बाइकार्बोनेट्स का सिंबल है HCO3 नेगेटिव, कार्बोनेट्स का सिंबल होता है CO3 2 नेगेटिव। इसके आगे एक H पॉजिटिव जुड़ जाता है ना, H पॉजिटिव जुड़ता है तो इसे बन जाता है HCO3 नेगेटिव। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को न्यूट्रल कर देता है HCO3 नेगेटिव। इसका फॉर्मूला बनाओगे तो बनेगा NaHCO3। बेकिंग सोडा बोलेंगे इसको, आगे यूज करूंगा, ध्यान रखना। बहुत मेन कंपाउंड है ये। इस कंपाउंड का फॉर्मूला ना मेरे आगे बताने से पहले इसको याद रख लो, दैट इज बेकिंग सोडा। इसके ऊपर इतनी बार बात करूंगा, इतनी मेन रिएक्शंस की बात करूंगा, इतनी बार ये करवाऊंगा, तुम क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे पूरे हैं इस पॉइंट पे। आ रही है मेरी बात समझ में? CA, क्लियर है मेरी बात? चलें आगे। अब इनकी रिएक्शंस जो हैं मेटल कार्बोनेट्स की और मेटल बाइकार्बोनेट्स की, कहता है जब भी मेटल कार्बोनेट होगा या मेटल बाइकार्बोनेट, दोनों को साथ साथ बता रहा हूं, इनको हमने अगर एसिड से रिएक्ट करना है, मेटल कार्बोनेट्स या मेटल बाइकार्बोनेट्स एसिड से रिएक्ट होंगे तो ये बनाएंगे सोल्ट H2O और CO2। इसको पहले आप नोट डाउन करेंगे, फिर इनके एग्जांपल देके समझाता हूँ आपको, ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी। मेटल कार्बोनेट का मैंने एग्जांपल लिया Na2CO3, इसकी रिएक्शन में अलग अलग बताऊंगा। मेटल बाइकार्बोनेट्स का एग्जांपल मैंने ये ले लिया बेकिंग सोडा, इसकी आगे 3 रिएक्शंस और बताऊंगा, पेपर में आने वाली बातें बताऊंगा सारी। अब ये 1 मिनट सारा दिखेगा अभी आपको आराम से, नहीं तो नीचे देखिए, मेटल कार्बोनेट्स और एसिड, तो ये क्या बनाएंगे? पहले तो सोल्ट, Na और Cl ने सोल्ट बना लिया, फिर ये H और यहाँ से O है, ये बनाता है H2O, और यहाँ से रिलीज होती है CO2 भी, क्योंकि ऑक्सीजन है यहाँ पे। ऐसे यहाँ पे N और Cl क्या बना लेंगे? सोल्ट NaCl। और ऐसे ही H और यहाँ से O बन के H2O, और C भी किस फॉर्म में निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। ये दो चीजें हैं। इसके अलावा इसके साथ आप मन करें CaCO3 लगा लो, तो CaCl2 सोल्ट बनेगा। Ca के साथ Cl का फॉर्मूला फॉर्मूला बनाना आना चाहिए, नहीं तो मेरी वीडियो देख लेना। H2O प्लस CO2, इसके साथ जिसका मन करे, तुम्हारा मन करे ZnCO3 लगाना है, तुम्हारा मन करे MgCO3 लगाना है, तुम्हारा का मन करे MgHCO3 लगाना है, तुम्हारा मन जो तुम्हारा जिस कार्बोनेट का मन करता है, जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, क्योंकि कॉपर लगा लोगे
ऐसा तो बनेगा नहीं ना भाई। आपने वो एस कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स लेने हैं जिनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर आते हैं, जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाए। सारी कहानी तो यही समझाई ना, जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएंगे, क्योंकि Na ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया, Na ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया। जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, कैल्शियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया, जो डिस्प्लेस करेगा वही तो रिएक्शन दिखाएगा ना। ऐसे मन मर्जी का मतलब ऐसा नहीं है कि तुम कुछ भी ले लो, गोल्ड ले लोगे, फिर तुम कहोगे जी कार्बोनेट बनाओ इसके, वो बनेंगे नहीं आपसे, फिर कहोगे जी HCl से रिएक्ट करवाओ, वो होगा नहीं आपसे। ऐसा नहीं करना। चलो, मेन मुद्दे की बात थी, मैंने आपको 7 पॉइंट बता दिए, बढ़िया तरीके से बताने की कोशिश करी। बाकी बेटा जी अब तो लाइक बनता है। लाइक के साथ साथ जिस बच्चे ने पूरी वीडियो देखी है ना, कंप्लीट वीडियो जिसने अब तक देखी है, जो कंप्लीट वीडियो देख के जा रहा है, बस उसे ये चीज कहूंगा, एफर्ट्स बेटा जी सब कुछ आपके लिए है, सारा कुछ आपके लिए है। लाइक करें, एफर्ट्स लग रहे हैं, आप देख रहे हैं। सेकंड, जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें। मैं कह रहा हूँ घर के आसपास, घर के जितने फोन नंबर हैं, मतलब फोन है, सभी से सब्सक्राइब करो बेटा जी। आपका प्यार चाहिए भरपूर, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है चैनल की जो रीच है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़े। जितने बच्चे आपके लिंक में है, जितने भी सराउंडिंग में नेबर्स या भी जैसे भी, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये वीडियो, इस चैनल को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे तक जुड़ें। आ रही है मेरी बात समझ में? बेटा जी लाइक ज़रूर करके जाया करें। लाइक करने से मोटिवेशन होती है, मोटिवेशन मिलती है, ताकि अगली आने वाली वीडियोज़ में एनर्जी जो है ना हमारी, पहले वाली वीडियो से भी ज़्यादा मिलती है। आप देखोगे, आप कंपेयर करना, आपने सीरीज़ शुरू करी ना एसिड बेसिस सॉल्ट की, एनर्जी बढ़ रही है। क्यों? आपका प्यार इतना ज़्यादा मिल रहा है, लाइक करते हो वीडियो को, कमेंट करते हो, अच्छा लगता है। ठीक है बेटा? आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।